हाय एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी ओर से गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, सभी को राधे राधे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और मैं यहाँ पर आपके साथ आपकी पवन सीरीज को स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि स्टार्टिंग मैंने हिंदी के सिलेबस से की है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम ये पहले कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने हिंदी ही कवर करवाया था, सो मैंने फर्स्टली आपका पवन स्टार्ट किया है। मेरे पास पवन की और राजन की सीरीज आप लोगों ने कई बार भेजी है। जो भी है, जो सब्जेक्ट की नहीं होगी हम आपको इन्फॉर्म करवाएंगे। आप मुझे सेंड करिएगा क्लियर पिक्चर्स के साथ। जो भी मिल पाई मैंने अरेंज किया हर एक चीज़ को। और मेरा एक ये है कि मैं पहले आपको एक सीरीज से अवगत करवाऊं। एक आपके पास है, बहुत सारे बच्चों के पास पवन है, बहुत सारे बच्चों के पास जो है राजन है। इट डजेंट मैटर, इट्स फाइन, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। मेरे पास जो भी आई हुई है मैंने यहाँ पर ली है। ये शायद मेरे पास लेटेस्ट वाली नहीं भेजा था किसी बच्चे ने, कोई बात नहीं, आगे पीछे करके है। आप में से कोई भी मेरे पास क्लियर तरीके से हिंदी की मैं स्टार्ट की हूँ, तो एकदम प्रॉपर तरीके से फोटोज़ वाइज आप लोग जो भेज रहे हैं वो भी भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम क्लियर कि कोई अगर भेजना चाह रहा है, क्योंकि मेरे पास ये जो आई हुई सीरीज ये लेटेस्ट नहीं थी। आई थिंक ये 2020 की बैच की है। जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, हम कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ बताएंगे, समझाएंगे। चलिए फिर फ्रेंड्स, आज शुरुआत है यहाँ पर पवन सीरीज से हिंदी का। ये मैं शुरुआत कर रही हूँ। पहले हम जो लघुत्तरी प्रश्न है, अति लघुत्तरी हैं, फिर बहुविकल्पी हैं, जैसे आपकी सीरीज में दिया गया मैं उसी क्रम में चलूंगी, ताकि आपके जो प्रश्न इसमें बड़े हैं, 2 नंबर वाले हैं, प्रश्नों के तौर पर हैं, जो थोड़ा आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक छूट गए थे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार कमेंट में पूछा कि मैम ये टॉपिक नहीं बताया। तो डियर फ्रेंड्स, जो टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को क्वेश्चंस के रूप में मिल जाते हैं, बट वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो मैंने वो चीज़ आपको क्लास के तौर पर नहीं करवाई, लेकिन मैंने कहा था कि वो प्रश्नों में हम करवा देंगे। सो हम यहाँ पर आपको, अभी आपकी एग्जाम की डेट नहीं डिक्लेयर हुई है, अभी चीज़ें नहीं पता चली हैं, तब भी मैं आपको पवन करवा दे रही हूँ। राजन वाली जो सीरीज़ है वो मैं आपकी एग्जाम की जब डेट डिक्लेयर हो जाएगी तब करवाऊंगी, क्योंकि उस वक्त करने पे दोनों करवाना रहेगा तो हैक्टिक हो जाएगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, फिर जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक हम लोग कवर अप किए रहेंगे, एक का पूरा रिवीजन किए रहेंगे, बाकी फिर हम आपको राजन वाली जो है जैसे एग्जाम की डेट अनाउंस होगी हम करवा देंगे, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, वीडियो एंड तक देखा करिए। डेली क्लास को टाइमिंग पे आइए। 4 PM पर मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ, 5 PM पे ले रही हूँ, और आपको यूपी टेट की क्लास जो है वो मैं आपकी 9 PM को रात में ले रही हूँ, ठीक है। आप लोग थर्ड सेमेस्टर की क्लास में जब मैं आप लोगों को कहूँ तभी आप लोग वहाँ आया करें, क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। फिर आप यूपी टेट भी अभी पढ़िए, आप वो भी पढ़िए, तो वो पूरा खिचड़ी हो जाएगा। तो जब तक मैं ना कहूँ वहाँ पर आप लोग मत आया करिए, ठीक है। मैं कहूँगी क्लास में, बताऊँगी कि आज आप लोग को वहाँ पर क्लास अटेंड करनी। सो फ्रेंड्स, आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा होगा, फिर बर्डन होगा, बोरिंग हो जाएगा आपको। आप हर सेमेस्टर वाइज पढ़ते जाइए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये है पवन सीरीज से आपका हिंदी का पेपर, जो कि 25 नंबर का पेपर है। एक एक प्रश्न को करेंगे और जो बातें इसमें लिखी गई हैं उनमें क्लियर पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, आई होप आपको अपनी क्वालिटी इंक्रीज करिए दिख रहा होगा, ध्वनि क्या है। सबसे पहला शुरुआत का जो चैप्टर है इसमें स्टार्टिंग से दिया रहता है, ध्वनि क्या है। आपने पढ़ा है, मैंने बताया है, आपने बहुत बारी पढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि सीरीज में इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है। तो ये आपका लघुत्तरी का सेक्शन है, दैट मीन 2 नंबर के प्रश्नों का एक श्रृंखला है। पहला यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ध्वनि क्या है। उत्तर में लिखा है, देखिए, स्वन या ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई होती है। स्वन या ध्वनि, स्वर मतलब आपको स्वर, जो स्वर स्वर कहिए, ध्वनि कहिए, आवाज कहिए, एक ही चीज़ है। स्वन या ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई है, जो भाषा का हम प्रयोग करते हैं अपनी डेली की दिनचर्या में, उसकी एक मूलभूत इकाई होती है। स्वन शब्द के लिए अंग्रेजी में फोन शब्द है। स्वन का जो शब्द हिंदी में उसका इंग्लिश जो चेंज है वो फोन है। ध्वनि का लघुत्तम अनुभवगम्य विच्छिन्न खंड स्वन ध्वनि में स्वन कहलाता है, ठीक है। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप समझते जाइए। ये लाइन ना आप वहाँ पर लिखने वाले, ना ही मैंने एग्जाम में लिखी थी, सीधी सीधी बात मैं आपको बता। अभी मैं यही ध्वनि की परिभाषा आपको अपने, तो मैं एक बार आपकी बात मैं आपको बहुत एक यूनिक तरीके से, मेरे विश्वास करिएगा फ्रेंड्स,
अगर आप प्रॉपर तरीके से मैथ लगा रहे हैं, संस्कृत को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैं थोड़ा रटवा भी दूंगी, बता भी दूंगी, आप लिख भी लोगे, लेकिन संस्कृत और मैथ को जब तक आप इनिशियली अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब दिक्कत बढ़ेगी। तो वो दिल से लगाओ, दिल से करो, बाकी मेरी गारंटी मानो मैं पास सबको करवा दूंगी। इस बात को ध्यान रखना, कोई बच्चा बैक लेकर नहीं आएगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब मैं पढ़ रही हूँ, सीरीज में देख लो क्या क्या रहता है। मैंने कितनी कितनी बातें आपको पहले ही बोली थी। ध्वनि शब्द संस्कृत के ध्वन, ये लाइन अच्छी है। ध्वनि शब्द जो है वो संस्कृत के ध्वन मतलब आवाज करना या शब्द करना, धातु के साथ इड़ इड़ और ई प्रत्यय संपर्कित से बनता है, जिसका अर्थ होता है आवाज या आवाज करना। ये ध्यान रखना है। इतनी जितनी लाइन हमने पढ़ी यहाँ तक, उसके आगे देखते फिर बताती हूँ। व्यक्ति जब बोलता है तो उसके मुख विवर से वायु निकलती है, जो वागेंद्रियों के माध्यम से कुछ वाणी आवाज प्रकट करती है, उसी को ध्वनि कहा जाता है। तो ये इस पवन सीरीज में ध्वनि की एक परिभाषा दी गई है, जो कि हमको बिल्कुल भी याद नहीं होगी, बड़ी सी बोरिंग सी है, हम इसको बिल्कुल भी लिख नहीं पाएंगे। मैंने पढ़ा है, कुछ नहीं लिखा, न लिख पाऊंगी, क्योंकि ये मुझे भी नहीं आवे। मुझे भी यही चीज़ याद करके जाके कभी कल पेपर देना तो मेरे भी बस का नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि याद ही नहीं रहेगा। और जो हमें याद है, अब इसमें से लेने लायक लाइन क्या है, तो पता है, ये स्वन वगैरह छोड़ दिए, स्वन नहीं स्वान हो जाएगा वहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा कि ध्वनि भाषा की मूलभूत इकाई होती है। ये लाइन एग्जामिनर को बताने के लिए, लाइन मैं आपसे पूछूं तब बताने के लिए, ये लाइन अपने दिमाग में बैठा कर रखना कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे मूलभूत इकाई होती है, एक लाइन का आंसर बताने के लिए, ठीक है। बाकी फिर आपको यहाँ पर ये लाइन लेनी है। ध्वनि शब्द संस्कृत के ध्वन शब्द से बना, ध्वन धातु के साथ मिलकर बना, ध्वन धातु के ई प्रत्यय संपर्कित से बनता है। कुछ नहीं था, भूल जाओगे, इतना ध्यान रखना कि ध्वनि शब्द संस्कृत के ध्वन शब्द से बना है, संस्कृत के ध्वन शब्द से बना। एक आपको ये वाली लाइन लेनी थी, एक लाइन आपको यहाँ पर वो लेनी थी, जिसका अर्थ होता है आवाज या आवाज करना, जिसका अर्थ होता है आवाज या आवाज करना। व्यक्ति जब बोलता है, मनुष्य जब बोलता है तो उसके मुख विवर से जो वायु निकलती है उसको हम ध्वनि, वाणी या आवाज कहते हैं। यही इतनी बात इस पैराग्राफ को पढ़ के अपने आप से उत्तर लेके बनाकर करनी थी, बाकी कोई नहीं है। मैं ध्वनि की परिभाषा आपको मैं ये पूरी सीरीज खुद बनाऊंगी, प्रश्न इन्हीं का रहेगा, आंसर्स मेरे रहेंगे। यही मेरी इस बार की सोच है कि आपके लिए बहुत सी चीज़ें करूंगी, हाँ, लेकिन मेहनत लगेगी मेरी उसमें बहुत, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक बात समझ में आई। आगे अब यहाँ पर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कभी ये लिखने को नहीं आएगा पेपर में कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा ध्वनि की क्या परिभाषा है, कभी नहीं लिखने को आएगा। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, नहीं तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दीजिएगा। ये सीरीज है, बहुत बड़े बड़े दिए रहते हैं आंसर। क्या कह रहा है, इन्होंने कहा कि इन्होंने अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा कि ध्वनि शब्द से भाषा विज्ञान में मानव मुख में निश्चित ध्वनियों को ग्रहण किया जाता है, अन्य अव्यक्त अस्पष्ट ध्वनि को नहीं। इस ध्वनि में वर्ण, शब्द, भाषा सभी का अंतर्भाव होता है। तो ये आपको ध्वनि की परिभाषा दी गई है। क्लियर? आगे चले, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए प्रोफेसर डेनियस जोन्स हैं, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बोला कि ध्वनि का स्वरूप इन शब्दों में व्यक्त किया है कि ध्वनि मनुष्य के विकल्प और परिहीन नियत स्थान, निश्चित प्रयत्न और उत्पादित स्वइंद्रियों द्वारा अविकल्प रूप से गृहीत शब्द लहरी है। फ्रेंड्स, कुछ नहीं याद होगा, मत परेशान होना, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ, आगे चलिए। ध्वनि विज्ञान को समझाइए। इसीलिए जो बच्चे बोलते हैं कि मैम सीरीज ले लें, क्या सीरीज से पढ़ के हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं किस बेसिस पे कह दूँ कि सीरीज से पढ़ के हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने हिंदी ग्रामर, मुझे कितने समय हो रहा है हिंदी ग्रामर पढ़े हुए, बहुत टाइम हो रहा है। 10th तक हिंदी रहती, 11th से फिर हिंदी दूसरी हिंदी आ जाती है। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो तो और पहले ही ग्रामर खत्म हो जाता है। मैं किस बेसिस पे बोल दूँ कि आप लोग सीरीज ले लिया करिए और सीरीज से ही पढ़ लीजिए। सीरीज उन बच्चों के लिए है जो जॉब कर रहे हैं या कोई और चीज़ कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं, वो एक रात दो रात जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए होती है सीरीज। बाकी जो रेगुलर पढ़ने वाले, जिनको मेरिट बनानी है, सीरीज वो बच्चे लेते हैं जिनके पास कोई और नौकरी है, एक नौकरी के लिए तरफ और हाथ पैर मार रहे हैं, वो बच्चे लेके हाँ पास हो जाएंगे, कर लेंगे। जिनका परसेंट वगैरह बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बिरले बच्चे हैं, उनके लिए सीरीज होती है। और जो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं, जिनको 90% के ऊपर ले आना, मेरिट लिस्ट में फाइट करना है, जिनके ग्रेजुएशन में और इंटर हाई स्कूल नहीं अच्छा है, उन बच्चों को परसेंट की ज़रूरत है। तो वो बच्चों को इसीलिए मैंने बोला है कि अगर नोट्स लिखे हो शुरू से तो आप, बहुत अच्छी बात है, लिखे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ठाकुर की साहित्य किताब है और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लो पढ़ो। लेकिन नहीं है तो जाओ टेलीग्राम पर बात करो, अपनी नोट्स को परचेज करो, पढ़ो, या जो मेहनत हो उसे करो। आप बताइए, ध्वनि की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है क्या? इस ध्वनि की परिभाषा में क्या ऐसी कोई परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई जो लिखने लायक है?
कोई नहीं लिख पाएगा। 100% गारंटी ले लो, बहुत कोई नहीं लिख पाएगा। आपको जो अपने आप से बनाकर आप लिखे रहोगे वही वहाँ पर लिख पाओगे। तो बनाने का क्या मतलब है? जब हिंदी ग्रामर में भी हमको बनाना पड़ रहा है तो बाल विकास में भी हमको बनाना पड़ रहा है, तो मतलब ही क्या पढ़ने का? इसीलिए बोलते हैं कि सीरीज में वो दम नहीं रहता है। ये प्रश्न सीरीज में कहाँ से आया? ये पेपर कोई किसी साल में, चाहे 16, 18, 15 किसी सालों में आया होगा। और ये पवन सीरीज की एक पब्लिकेशन है जो इस किताब को छापती है, उसने अपने हिसाब से गूगल पेस्ट करके या जो भी करके ये आपको आंसर लेके दे दिया, यही इतना फर्क है। तो ये आप लिख पाओगे? सीरीज आप लोग बोलते हैं कि मैम ले रहे हैं, उसी से काम हो जाएगा, तो आप काम चलाने के लिए थोड़ी करना है हमको, समझे? इसलिए मैं कभी सीरीज इतना फोकस नहीं करती हूँ कि सीरीज से ही हो जाएगी हर एक चीज़। समझ पा रहे होंगे, आई होप। मैं आपको क्लियर सीधी बात बताती हूँ, मैं हमेशा सीधा बोलती हूँ और सीधी बात कड़वी सभी को लगती है, ठीक है? पैसे वेस्ट होते हैं, अभी तो नहीं लग रहा है पैसे वेस्ट, ये 400-500 रुपए की मिलेगी। हम लोग के टाइम पे ये 150 रुपए की, शायद 125-25 रुपए की आती थी, 125 रुपये मिलती थी, ऐसा कुछ समथिंग रूल था। कभी खरीदे नहीं थे क्योंकि हर बार ऐसे मिल जाते थी। आप लोग के समय शायद 450 रुपये 500 रुपये की मिल रही है, 450-500 रुपये की ले रहे हो तभी पूरा कोर्स भी नहीं कवर हो रहा है, तो मतलब ही क्या है? ठीक है, तो परेशान ना होया करिए इन सब चीज़ों में, ध्यान रखिएगा। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते, लेते हैं लोग, पढ़ते हैं, मैं भी करवा रही हूँ, तो परेशान नहीं होना। चलो आ जाओ, आगे आगे और देखो, ध्वनि विज्ञान को समझाइए, ये क्या होता है, ध्वनि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अब ये जानना है। ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग् यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण और वर्णन करता है। मानवीय याग यंत्र की जो विस्तृत भाषाएं हैं, जो उनकी ध्वनियां हैं, उनका विश्लेषण करता है, उनके बारे में पूरी बात बताता है। ध्वनि को अपनी एक प्रक्रिया होती है, भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्यंत्र से उत्पादित होकर श्रोता के कर्णेंद्रिय का विषय बनती है। ध्वनि के लिए 3 बातें अपेक्षित रहती हैं, एक उत्पादन, एक संवहन और एक ग्रहण। ध्वनि के उत्पादन के साथ उनका संवहन और ग्रहण भी अपेक्षित होता है, यानी कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उनका अर्थ भी हमें ग्रहण करना होता है, यानी कि वो हमें समझ में आनी चाहिए। और भाषा विज्ञान में मानव के मुख से निश्चित ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है, जो कि एक सिंपल सी बात है। ध्वनि विज्ञान क्या होता है ये बात आपको बताएगी, जो कि प्रश्न के तौर पर नहीं पूछी जाएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। एक प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न है आज का कि हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। उत्तर में इसमें सीरीज में लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जो कि सीधी बात सही लिखी हुई है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है, इस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण से भी संबोधित करते हैं। फिर वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या होता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में आगत वर्ण कितने हैं, 52 वर्ण, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन वही ढा और ढा होते हैं, ठीक है। आगे चलिए, ये प्रश्न अच्छा था। जैसे कि आपको ये एक चार्ट दी गई है, स्वर में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए ओ औ। अयोगवा में अंक और आहा आता है। का खा गा में का वर्ग में क ख ग घ अंगा, यानी कि हर एक वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। चा वर्ग की बात करते हैं, च छ ज झ इया 5 वर्ण आते हैं। टा वर्ग की बात करें, ट ठ ड ढ आड़ा। तावर की बात करते त थ द ध ना। पावर की बात करते प फ ब भ म। अंतस की बात करते तो 4 होते हैं, 11 लावा। उष की बात करते शाखा शाह, ये भी 4 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं, छ त्रंग्या और श्री। और द्विगुण व्यंजन डा और ढा आते हैं। कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से भी लाई गई होती हैं, उनको हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो ये एक प्रश्न बनता है कभी कभार कि आगत ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं। आगत ध्वनियाँ वो होती हैं जो विदेशी भाषाओं से लाई गई होती हैं और जिनको हम प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि ज फ, ये ज फ पढ़ा जाता है, ऐसे जा, ऐसे नहीं, ज छोटा जो नीचे का दांत है वहां पर जाके जीभ आपकी टच कर, बोल के देखिए, ज ऊपर भी हो जाता है, ज फ ऐसा बोलिए। तो ये आगत ध्वनियाँ होती हैं। अरबी और अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं, और जैसे नुक्ता, अर्धचंद्र ध्वनियाँ ये कहलाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगत ध्वनियों की एक सिंपल सी परिभाषा। फिर पंचम वर्ण किसको कहते हैं, तो अंगा इया डाना मा। अंगा ये पंचम वर्ण का टारगेट यूपी टेट में और सी टेट में, सुपर टेट में पंचम वर्ण क्या होते हैं, तो 5 होते हैं। अंगा इया डाना मा, हर वर्ग का जो 5वां वाला वर्ण होता है वो पंचम वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बात क्लियर गई। ये प्रश्न फिल्मी सीरीज में अच्छा दिया था, हम इससे पढ़ के जान सकते हैं, उत्तर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, बात कर लेते हैं स्वर की कि स्वर क्या होता है। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको स्वर कहते हैं। एक अच्छी डेफिनेशन है, हम याद कर सकते हैं। स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वर होते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, उनको हम स्वर कहते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, टोटल 11 है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्वर किसे कहते हैं फिर पूछा जा रहा है। तो वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती है, फेफड़े से निकल रही है, फिर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थान को, मुख्य उच्चारण स्थान ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, यही उच्चारण स्थान को छूते हुए बिना मुख द्वार से बाहर, मुख मतलब इनको स्पर्श किए बिना, मतलब नहीं छूते हुए जब बाहर निकल जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, उनको हम स्वर कहते हैं। इनमें 11 है, तो इसमें ये भी प्रश्न अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। वही बात है जो ऊपर लिखी थी वही यहाँ पर लिखे। तो स्वर, व्यंजन, इन सब की परिभाषा अच्छे से याद करिए, उदाहरण याद करिए, प्रश्न हो जाएगा। क्लास पसंद आ रही है, सिंपल चीज़ें हैं, मैंने पवन से स्टार्ट की है, पूरा हर एक विषय का इसी तरीके से लघुत्तरी भी करवाऊंगी, तब आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीज़ें हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए लाइक करिए इसे फटाफट, डू इट फास्ट, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। आप लोगों के लिए हर एक चीज़ मैं सोच के कर रही हूँ, जो कि सोचना आपको चाहिए कि आपको कितना कितना प्रिपेयर कर, जितना एग्जाम के लिए परेशान है। अभी मैं प्रश्न पूछना स्टार्ट करूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रश्न नहीं बता पाएंगे क्योंकि प्रिपरेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो उसके लिए तैयार होइए, पहले जंग लड़ने के लिए पहले पूरी बंदूक बारूद रखिए, तो गोला तैयार करके रखिए, नहीं तो वहाँ खड़े होकर थोड़ी क्या करेंगे फिर। ध्यान रखिएगा, सामने वाला आपसे 4 हाथ आगे होगा। ठीक है, चलो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रश्न ये बन सकता है। स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है, अंतस्थ व्यंजन किस प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, जो कि यूपी टेट की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। इसको संयुक्ताक्षर किसको कहते हैं, वही मैंने आपको बताया। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख करिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 प्रश्न बना है, 5 प्रश्न का एक ही उत्तर, एक में ही 5 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो व्यंजन क्या है, व्यंजन के सारे प्रकार क्या होते हैं, उनके उदाहरण, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न में यहाँ पर क्या है और आप इसका उत्तर क्या देने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि जब प्राणवायु, जो आपकी प्राणवायु चल रही है, ये कंठ मुख के अवयव से टक्कर खाती हुई, अवयव का मतलब या तो आप यहाँ पे कंठ मुख के अवयवों की जगह पे आप उच्चारण स्थान भी लिख सकते हैं। जब ये उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर की ओर निकलती है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो आवाज़ निकाली, जो आपको धुन सुनाई देता है, जो आपको एक मधुर सी, एक मधुर वाणी की आवाज़ आपको सुनाई देती है, वो आपकी व्यंजन कहलाती है। जैसे क ख ग घ, तो ये क्या है, व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्लियर, तो व्यंजन की परिभाषा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या जो कितनी बताई गई है, 33। कितनी बताई गई है, 33। कितने प्रकार बताए गए हैं, 4। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुविकल्पी में आपको प्रश्न बनेगा कि कितनी संख्या है, कितने प्रकार है, तो आपको बताना होगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन की, तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होते हैं, प्रश्न आपको हर बारी बनेगा। चलिए देखिए फिर क्या है। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करके निकलती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, मुख विवर से हवा स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये एक परिभाषा है जो मैंने बहुत सारे बार आपको बताई हुई है स्पर्श व्यंजन की। और आपको मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ उसमें क्या प्रॉफिट होता है, कभी इस बात को सोचा कि मैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघुत्तरी क्यों करवाती हैं। मैं इसलिए करवाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सीरीज मैंने भी तो थी, मैंने भी तो 4 सेमेस्टर में ली, देखा, सब कुछ किया, लेकिन उसे सिर्फ आकलन किया कि अच्छा ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, बाकी इसका उत्तर मैंने कभी वहाँ पर लिख के नहीं आई, मैंने नहीं लिख पाऊंगी, इतनी मैं कैपेबल नहीं हूँ कि मैं डिक्टो चीज़ें वहाँ पर कॉपी कर दूँ, इतना मेरे में क्षमता नहीं। अपने हिसाब से कुछ लिखती हूँ, आराम से पास हुई हूँ बिना किसी बैक के किसी भी सेमेस्टर में। ठीक है, कभी मौका मिला, अच्छी चीज़ें रही, सब कुछ बढ़िया रहा, तो मैं आपको अपनी से दिखाऊंगी वर्कशीट, आप खुद देखेगा, विदाउट बैक मेरा सब कुछ एवरीथिंग वाज फाइन एंड क्लियर, और अच्छी मार्क, बहुत अच्छे नंबर भी मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अब जैसे ये सारी परिभाषा लिखी तो बच्चों को नहीं याद होती हैं, तो साधारण चीज़ों को लीजिए, 1 नंबर का प्रश्न लिखिए, नंबर पाइए, अपने काम से काम रखिए। ठीक है, इसीलिए बातें कम काम ज़्यादा। अब वक्त आ गया कि आप पढ़ के नंबर लेना है। चलो, तो यहाँ पर क्या है, ये 5 वर्णों की बात है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। आपको पता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है, जो कि का से लेकर माँ तक का होती है। तो ये पूरा स्पर्श व्यंजन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा, आपकी जीभ मुख के किसी भाग को नहीं छूती है, मुख के किसी भी भाग को, जो उच्चारण स्थान है, दंत है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है, इनको नहीं छूती है, और हवा बिना रगड़ खाए हुए मुंह से बाहर निकल जाती है, और मुंह से रगड़ भी नहीं खाती और बाहर निकल जाती है,
वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या है 4। य र ल वा। क्या है? य र ल वा, जो कि आपको उच्चारण स्थान पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है, उदाहरण पूछ सकता है, लिखने को भी आ सकता है। बात करते हैं तीसरा जो व्यंजन है वो है ऊष्म। ये क्या होता है? दिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई, अब एक हवा है रगड़ नहीं खा रही है, एक हवा है जो मुंह से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। श ख शाह। कहीं कहीं भी आपको ये भी देखता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख उच्चारण करते समय हवा मुख से रगड़ खाती हुई घर्षण करती है या गर्माहट की वायु निकलती है, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसी परिभाषा भी देखने को मिल सकती है, जो कि दोनों करेक्ट है, गलत नहीं है। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं सबकी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस सेंस से है क्योंकि प्रश्न लेकर आता है। तो यहाँ पर आप देखिए छ, त्रंग, ज्ञ और श्री। तो ये आधा का है क्योंकि का के नीचे हलंत लगा। हमको पता है कि सभी वर्णों में छोटा आ जो होता है वो छिपा होता है। तो का के नीचे हलंत है यानी कि इसमें अभी आ नहीं है। तो का और षटकोण वाला साथ जब मिलाते हैं तो छत्रंग या छा बनता है। जब हम आधा ता और रा मिलाते हैं तो त्रा से त्रिशूल बनता है। जब हम आधा जा और इया बनाते हैं तो ये ज्ञा बनता है, जो कि ज्ञान कहलाता है। जब हम आधा शा और रा मिलाते हैं तो श्री बनता है, जैसे श्री या श्रम या विश्राम लिखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ये बनाना आना चाहिए, ये पूरा तीनों ये आना चाहिए, और एक आध ये एग्जाम्पल दिए इसमें से एक एग्जाम्पल भी आपको ज़रूर आने चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। सारी चीज़ें नहीं हैं खराब है कि सोचो कि सभी, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो टफ हैं, आम भाषा में नहीं है तो वो दिक्कत करता है। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, समझ पाए? चलो इसी पे लाइक कर लो फटाफट जो ना किया हो। अच्छे से समझना है, ये लास्ट रिवीजन है हमारा, ध्यान रखिएगा। चले आगे, आइए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, जो कि शायद बहुत बड़ा टॉपिक है, आई थिंक सो। चलिए कोई नहीं, क्या है देखते हैं। प्रश्न है हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताइए, जो दिक्कतें हैं, गलतियाँ हैं, वो क्या हैं। हिंदी भाषा की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पहले तो बताओ, वो प्रॉब्लम और निवारण बताओ कि कैसे दूर हो सकता है। तो लिखा हुआ है कि शुद्ध लेखन का आसर लेखन संबंधी अशुद्धियाँ ना करें। अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध लेखन आप लिखें या शुद्ध लेखन लिखा हो तो हम उसमें हमारी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 3 बातों पर विचार करना बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है। अशुद्धियों के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई प्रकार से हो सकती हैं। उनमें से कुछ क्या है, सबसे पहले जो अशुद्धियाँ हैं वो है पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। ये एक अशुद्धि का नाम लिखा है, पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। अब ये क्या है ये जानते हैं। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को भली भांति नहीं समझते हैं और वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्ण के उच्चारण को नहीं समझ पाते हैं और उसी की जगह हूबहू जो उससे एक सिमिलर होता है उसको लिख देते हैं। ठीक या ठीक नहीं है, क्योंकि भाई गलत है, जो जिसके लिए है आप उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वर्ण के परिवर्तित होने से शब्द का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है सर, अब सर सा तो 2 होता है, ठीक। अब एक सर सीटी वाले सा से लिखा गया, एक सरौता वाले सा से, और दोनों का जो अर्थ है वो एक दूसरे से भिन्न है। तब आप कह तो यही हुआ कि पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, पूरा वर्ण ही गलत लिख दिया। यहाँ पर ये सीटी वाला सा लिख दिया है और यहाँ पर सरौता वाला सा लिख दिया, जो कि पूर्ण वर्ण है। ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो गलत तो हो गया ना, क्योंकि दोनों का अर्थ चेंज हो गया। तो वही चीज़ है कि पूरे वर्ण को कुछ से कुछ लिखकर बालक अशुद्धियाँ करते हैं और इन्हीं को कई रूपों में देखा गया है। क्योंकि एक सर का मतलब ये सर मस्तिष्क वाला, एक सर इज्जत सर वाले, मास्टर वाले, तो दोनों में फ़र्क है ना, तो ध्यान रखना। अब जैसे और भी इनमें क्या है, बा को वा लिख देते हैं, ठीक है, बा को वा लिख देते हैं। बारिश होती है, वारिश लिख देते हैं। वर्षा होती है तो वर्खा वर्खा कर देते हैं, तो गलत हो जाता है। छा है, ये सीटी वाला छतरी वाला छा है तो छतरी वाला छा की अशुद्धियाँ कर देते हैं। ढा और ढा में शुद्धियाँ कर देते हैं, क्योंकि सिमिलर होता है, समरूपता होती है, गलतियाँ हो जाती हैं। डा और ढा में बहुत हो जाती है दिक्कत। अंगा और ड़ा और अंगा में तो बहुत सारी गलतियाँ हैं जो हम पूरा वर्ण ही वहाँ पर बच्चे गलत लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों को उन दोनों के बीच में अंतर नहीं पता होता है। तो पहली जो गलती होती है वो पूर्ण वर्ण संबंधी होती है, क्योंकि पूरा वर्ण ही गलत लिख देते हैं।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा यहाँ पर और भी दिया, डा और ढा में गलती करते हैं बच्चे। अंगा और ईड़ा में, डा और ड़ा में, डा और ड़ा में करते हैं। सरौता वाला सा और सा में करते हैं। सीटी वाला सा और सरौता वाले सा में शुद्धियाँ कर देते हैं, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, अनुनासिक ध्वनि का ध्वनियों का संकेत क्या है। पर नेक्स्ट प्रश्न है, अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है। फ्रेंड्स, मुझे जैसे पीडीएफ मिले थे वैसे ही मैं कर रही हूँ। बहुत ब्राइटनेस में तेज करूँगी तो ये वर्ड एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। इसीलिए आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए, 360 के ऊपर करिए, तो आपको हर चीज़ क्लियर देगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी बच्चा मुझे कुछ भी भेज रहा है तो वो क्लियर इमेज लेके थोड़ा बाहर की जो सनलाइट है वहाँ पर अच्छे से प्रॉपर तरीके से भेजे, एकदम पास करके पूरा प्रॉपर, तो वो मुझे इमेज अच्छी मिलती है, फिर मुझे पढ़ाने में होता है। अभी मैं नई सीरीज़ खरीद के आप लोगों को पढ़ाऊँ तो फ्रेंड्स मेरा क्या ही फ़ायदा ना। मैं 500 रुपये 600 रुपये की सीरीज़ क्यों खरीदूँ, मुझे कोई काम नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जिसके पास सही एकदम क्लियर इमेज भेज सकता हो वो भेज दे मुझे। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुनासिक ध्वनियों का संकेत क्या है। अनुनासिक ध्वनियों के संकेत की अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं अंगा, इया, आ को अनुनासिक ध्वनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी उत्पत्ति में नासिका प्रधान होता है। ये अनुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नासिका का रोल होता है, नासिका का प्रयोग होता है, नासिका प्रधान होता है। अनुनासिक वह नासिक ध्वनि है जिसका संकेत है जब स्वर उसकी अवरोध से नासिका उच्चारित हो, तब उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हंस, यह, वह जैसी आदि। कभी कभी कुछ ध्वनियाँ स्वतः अनुनासिकता आ जाता है, ऐसा बोलने के साथ सुविधा के कारण होता है। जैसे सर्प लिखा हो तो सांप निष्पन्न हुआ। अनुनासिकता के कारण यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि इतनी पूरी चीज़ें फ्रेंड्स सच बताऊँ तो बहुत ही बेकार आंसर लिखा हुआ है, जो कि ना समझ में आ रहा है ना कोई बात यहाँ पर क्लियर आ रही है। बस इतना समझ में आता है कि अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती हैं, संकेत क्या होते हैं, तो ये बात यहाँ पर सही लिखी है क्योंकि इसमें अंका अंका का ऐसा मतलब ऊपर की बात निकलती है। जिसमें नासिका का प्रयोग होता है वो अनुनासिक कहलाते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नासिका से ध्वनि होती हुई बाहर निकलती है, उसको हम अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे गया, खाया, ऐसे करके। जैसे आप देखो तो चंद्र है, चांद है, ऊष्ट है, ऊंट है, कूप है, कुआं है, अश्रु है, आंसू है, सत्य। ये कुछ एग्जाम्पल्स जो इस चीज़ों में लिखे रहते हैं ये थोड़े थोड़े सही है। बाकी मैं इसकी अपनी परिभाषा आपको लिख कर खुद दिखाऊंगी, तो वो आपके खुद देखोगे आप लोग कि हाँ वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें हम वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर। सीरीज से उन्हीं चीज़ों को छांट कर लिखना पड़ना है जो हमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम के टाइम। अब आप इसको एक पहले रिविजन करके क्या पाओगे, कुछ लिख पाओगे, भूल जाओगे, कुछ नहीं याद होगा। ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने बहुत बार बताया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है वो हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये भी 4 है, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, या कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। या हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता है, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ ओ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर के बारे में है कि प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय हर्ष और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, वहां पर हम प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक का कोई संवाद करना होता है, जैसे राम, ओम, तो ये सब क्या है, ये सब प्लुत स्वर है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लुत स्वर की परिभाषा बहुत बार आती नहीं आती, तो इसका उदाहरण लिखने को जरूर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि राम और ओम कुछ इस तरीके से आपको ध्यान हो कि कैसे लिखते हैं ओम, कैसे लिखा जाता है राम। प्लुत स्वर का उदाहरण देने को आ सकता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, वर्ण को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपसे यही चीज़ पूछी जा रही है, जो कि मैं आपको करवाऊंगी कल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा कि हम याद करके रखिएगा कि इस समय आधे घंटे की क्लास हो गई है, स्वर तक हमने पढ़ा है। अब इसके आगे मैं कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करूंगी। सबसे पहले हिंदी को लिया है तो हिंदी को ही मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगी। हिंदी के बाद फिर हम संस्कृत पे एक एक सब्जेक्ट को 25-25 नंबर से करते करते हम आराम से पढ़ते चलेंगे, और एक क्लास आपकी एक सब्जेक्ट की होती रहेगी, तो दोनों आपका मैनेज होता रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक मैंने आपको बताया। आपकी जो पवन की सीरीज दी थी उसी से रिवीजन अब मैं आपको करवा रही हूँ पूरा। मैं आपको सभी विषय का करवाऊंगी, राजन भी करवाएंगे, ये भी, और पेपर भी करवाएंगे। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम हमारा रिवीजन चालू है तो हम रिवीजन अच्छे से करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है, हमने एक नया शुरू किया है, तो भाई फटाफट लाइक करो, जो ना किया हो। कोई दिक्कत हो पूछ लो, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। आराम से आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो पोल की क्वेश्चंस क्लासेस नहीं मिस होगी। लिंक आपको टेलीग्राम का हर एक वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, उसमें पिन है, नाम है शानी क्लासेस। आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्लासेस को देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।